हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार की वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस क्षेत्र में, किस स्थान पे, किस प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो वनस्पति होती है वो वनस्पति कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से देखें तो वनस्पति सबसे ज़्यादा जो निर्भर करती है वह वर्षा की मात्रा, तापमान की मात्रा और मृदा की जो क्वालिटी है, मृदा की जो गुणवत्ता है या मृदा का जो प्रकार है, इस पर निर्भर करती है। अगर हम लोग देखें तो बिहार के अंदर और जो वर्षा की मात्रा है, यह वर्षा की मात्रा किसी भी स्थान पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य ही वितरित होती है और जहाँ भी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, उन सभी स्थानों पर आप सभी को पता होगा कि पर्णपाती प्रकार के वन मिलते हैं। पर्णपाती वन का अर्थ होता है कि वैसे वन जो किसी विशेष समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि जो पौधे हैं वो पौधे जीवित रह सके और उनमें जल की मात्रा की कमी ना हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे कि बिहार में मुख्य रूप से पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब मैंने जैसे कि बोला कि सबसे अधिक जो निर्भर करता है वो वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो देखेंगे कि बिहार में जो 120 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा 120 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, यह बिहार में जो वनस्पति के प्रकार हैं उस वनस्पति के प्रकार को क्या करती है, विभाजित करती है। जहाँ भी 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगा, जहाँ भी 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगा, समवर्षा रेखा, समान वर्षा रेखा, जहाँ भी 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा वहाँ अधिक वर्षा होगा, जहाँ भी 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा वहाँ आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाएंगे और जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहाँ शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाएंगे। ठीक है, जहां भी 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगा वहां पर क्या होगा, आर्द्र पर्णपाती वन, और जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग कि बिहार में जो वर्षा होता है ये वर्षा किस शाखा से होता है, मानसून की किस शाखा से होता है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो वर्षा होती है वो मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। और जब बंगाल की खाड़ी की शाखा से होगी तो जो वर्षा की मात्रा है वो वर्षा की मात्रा आपको पता होगा कि पूर्व दिशा में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम लोग पश्चिम जाते जाएंगे वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। साथ ही साथ बिहार में जो वर्षा होती है उसमें हिमालय का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये हवाएं इनसे टकराकर, हिमालय से टकराकर और फिर भारत में क्या कराती है, वर्षा कराती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हिमालय के तराई क्षेत्र में है या हिमालय के आसपास के क्षेत्र में है वहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। पूर्वी भागों में वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हम लोग पश्चिम भाग में आएंगे वहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आप देखेंगे कि इन सभी भागों में, जहाँ पर भी हमने ग्रीन कलर से इसको डिनोट किया है, इन सभी भागों में आप देखेंगे कि जो वन पाए जा रहे हैं ये वन आपको किस प्रकार के होंगे, आर्द्र पर्णपाती वन होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि इस दिशा में भी वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है और यहाँ भी आप देखेंगे कि कौन से वन पाए जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे।
और जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की तरफ आएंगे, यहाँ पर इस शाखा में आप मुख्य रूप से देखेंगे, और यहाँ भी गया औरंगाबाद के कुछ क्षेत्रों में भी यहाँ जो वन पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्षा की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन, और जहाँ वर्षा की मात्रा कम होगी वहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इस आधार पर बिहार के वनों को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, है ना। अब आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र होगा वो होता है आपको सोमेश्वर और दून घाटी का क्षेत्र, सोमेश्वर और दून घाटी का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, जो वन मिलेंगे वो कैसे वन मिलेंगे? आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन मिलेंगे। दूसरा जो होगा वो तराई जंगल का जो क्षेत्र होगा, तराई जंगल का जो क्षेत्र होगा वहाँ भी आप पाएंगे कि यहाँ पर भी आपको आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन मिलेंगे। और थर्ड जो क्षेत्र है उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण का उष्णकटिबंधीय नम वन। जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नम वन कहेंगे। तो सोमेश्वर और दून घाटी का क्षेत्र हो गया, तराई जंगल का क्षेत्र हो गया, और दक्षिण का उष्णकटिबंधीय नम वन हो गया। इन तीन स्थानों पर आपको कैसे वन मिलेंगे? आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। और दूसरा जो शुष्क पर्णपाती वन होता है, ये शुष्क पर्णपाती वन जो है आप देखेंगे कि वो जो पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी इलाका है गया, और जिसको हम लोग पश्चिम या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, इस दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। अब इनके फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके बारे में? सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे, मैं उसको आपको डिटेल में उसको फिर से बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला शुरू करते हैं किसके बारे में? सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो सोमेश्वर श्रेणी के वन, तो सबसे पहले तो इसका विजुअल देखेंगे कि सोमेश्वर श्रेणी का वन होगा कहाँ पे। आप देखेंगे कि आप लोग को मैंने पहले डिटेल में बताया हुआ है सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। तो यहाँ का जो वन है, इस वन को हम लोग कौन सा वन कहते हैं? सोमेश्वर श्रेणी का वन कहते हैं। तो इनके फीचर्स को समझेंगे कि चूँकि इस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की मात्रा वो आपको लगभग 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको सघन प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो औसतन पेड़ की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो भी आप पाएंगे कि लगभग 25 मीटर के आसपास होती है, 25 मीटर के आसपास होती है। इनका जो घनत्व होता है, पेड़ों का जो घनत्व होता है वो भी अधिक होता है। पेड़ों का जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर साल, शीशम, साल का पेड़, शीशम का पेड़, खैर, सेमल, साल, शीशम, खैर, सेमल, जिसको सिम्मर कहते हैं, इत्यादि के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा आप देखेंगे तो कुछ आपको घास वगैरह भी यहाँ इस क्षेत्र में आपको घास वगैरह भी देखने को मिलेगा, जैसे कि नरकट जिसको बोलते हैं,
तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पर पेड़ जो वन के रूप में साल, शीशम, खैर और सेमल मिलेगा। अगर घास के रूप में देखें तो घास में आप देखेंगे कि नरकट और सबई घास, ये सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये था किसके बारे में, सोमेश्वर श्रेणी के वन के बारे में। विस्तार निश्चित रूप से पता होगा कि ये कहाँ पे होगा, पश्चिमी चंपारण में होगा। इसका विस्तार कहाँ पे होगा, पश्चिमी चंपारण। तो ये था आपको पहला, जिसको हम लोग कौन सा वन कहते हैं, सोमेश्वर श्रेणी का वन कहते हैं। दूसरा जो वन है, दूसरा जो क्षेत्र है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड। आप लोग को मैंने पहले ही बताया, दूसरे को क्या बोलते हैं, तराई जंगल का क्षेत्र। ठीक है, तो अभी किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तराई जंगल का क्षेत्र। और ये जो तराई का क्षेत्र है, सेकेंड तराई का जो क्षेत्र है, तराई जंगल का क्षेत्र जो है, ये आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण से लेकर ये पूर्ण रूप से किशनगंज तक विस्तृत है। किशनगंज तक विस्तृत है, पश्चिमी चंपारण से लेकर कहाँ तक, किशनगंज तक विस्तृत है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तराई का रीजन है, और वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ भी आपको सघन वन, और वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और साथ के साथ जो भूमि है वो भी क्या है, दलदली भूमि है, इसलिए यहाँ पर भी आपको कैसा वन मिलेगा, सघन वन मिलेगा। यहाँ भी अगर प्रकार की बात करें तो यहाँ भी खैर, शीशम, सेमल इत्यादि आपको देखने को मिलेगा, साल। और घास में यहाँ भी, लेकिन यहाँ घास की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ भी सबई घास और नरकट, सबई घास और नरकट, ये आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो खर है, क्योंकि मैंने बोला कि घास ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, तो खर, मोथा, ये सारा घास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तराई का क्षेत्र कहते हैं। आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। तीसरा जो क्षेत्र है, ये जो थर्ड क्षेत्र है जहाँ पर कि इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिण का उष्णकटिबंधीय नम वन। दक्षिण का थर्ड देखेंगे, आप लोग इसको एक बार लिख लें, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग इसको एक बार लिख लें। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थर्ड हम लोग शुरू करते हैं, दक्षिण का उष्ण कटिबंधीय नम वन। दक्षिण का उष्ण कटिबंधीय नम वन। ठीक है, तो पूर्वी भाग में क्या होगा, वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो पूर्वी भाग में ही आपको क्या मिलेगा, नम वन मिलेगा। तो इसका अगर आप विस्तार देखें तो मुख्य रूप से बांका, विस्तार अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ होगा, बांका, लखीसराय, है ना, बांका के क्षेत्र में, लखीसराय के क्षेत्र में, क्यूल, मुंगेर इत्यादि क्षेत्रों में, क्यूल का क्षेत्र हो गया, मुंगेर, है ना, इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन का विस्तार आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चूंकि ये दक्षिण में है तो वर्षा की मात्रा, पूर्व में है तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन दक्षिण होने के कारण अपेक्षाकृत, इस उत्तर की अपेक्षाकृत यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर वनों का विकास बहुत ज़्यादा नहीं होकर, जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे वहाँ पर घासों का विकास ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ बांस का विस्तार आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बांस का विकास काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ साल का वृक्ष मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन सा वृक्ष, तो साल का वृक्ष इस क्षेत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जामुन, महुआ, कटहल, कुसुम, है ना, जामुन, महुआ, कटहल,
ये सारे जो पेड़ हैं ये आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 3 जो वन थे, ये 3 जो क्षेत्र थे, वो 3 क्षेत्र किसके क्षेत्र थे? कौन कौन से 3 क्षेत्र हो गए? सबसे पहला कौन सा हो गया? तो सबसे पहला जो क्षेत्र हो गया ये सोमेश्वर वाला हो गया। दूसरा जो क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया आपको? तराई वाला क्षेत्र हो गया। और तीसरा जो क्षेत्र हो गया ये वाला क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में भी आपको देखेंगे लखीसराय से वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है और यहाँ भी आपको आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन। और आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा इलाका है, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आपको कौन से वन मिलेंगे? शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन मिलेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पे मिलते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले तो इसका क्षेत्र देखेंगे कि शुष्क पर्णपाती वन, हेडिंग देते हैं शुष्क पर्णपाती वन। और ये जो शुष्क पर्णपाती वन है ये कहाँ पे पाए जाएंगे? सो समझते हैं। यह जो वन है ये आपको पाया जाएगा कहाँ पे? तो इसका जो अगर क्षेत्र हम लोग देखें तो इसका क्षेत्र जो है वो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया इत्यादि क्षेत्रों में आपको जो वन मिलेगा वो कौन सा वन मिलेगा? शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो क्या है? कम होती है। यहाँ पर जो वन की सघनता होती है वो सघनता क्या होगी? कम होगी। और वैसी बात है वर्षा की मात्रा कम है तो सघनता क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उसके बाद जो ऊंचाई है ये भी आपको अपेक्षाकृत थोड़ा कम मिलेगा, है ना। तो सघनता में, ऊंचाई में और उनकी प्रकृति में भी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो शीशम आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पर शीशम, सेमल, कटहल, है ना, ये सारे प्रकार के वन अब देखेंगे कि शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन थे जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। अब यहाँ पर समझो कि ये तो मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताया, इसके फिजियोग्राफी से रिलेट करके मैंने बताया। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो कि वन रिपोर्ट है, तो वो एक अलग से लेक्चर में मैं आपको लूँगा। अब इनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। जैसे कि हमने देखा साल है, शीशम है, तो सबसे पहले इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की बात कर लेते हैं कि ये जो वन है इनसे कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साल के बारे में। तो इससे आपको पता होगा कि टिकाऊ प्रकार की जो लकड़ियाँ हैं वो लकड़ियाँ प्राप्त होती है साल के वनों से। ठीक है, और इसका जो यूज है रेल के डिब्बों में होता है, पुल, खंभे, खिड़कियाँ इत्यादि बनाने में इसका यूज़ होता है। उसके बाद लाख, एक प्रकार का लाख आपने सुना होगा। तो ये लाख जो होता है एक प्रकार का वन का उत्पाद है जिसका उत्पादन लैसिफर लक्का नामक कीड़े से होता है। याद रखेंगे, लैसिफर लक्का नामक कीड़े से इसका उत्पादन होता है। और आप देखेंगे कि जो लाख है ये कुसुम, पलाश, बरगद, खैर, बबूल इत्यादि वृक्षों की टहनियों से रस को चूसकर ये जो कीड़ा है वो क्या बनाता है? ये लाख का निर्माण करता है। मुख्य रूप से इसका उत्पादन झारखंड सीमा से सटे राज्यों में होता है। और इसके जो ये जो कीड़े हैं ये व्यावसायिक तौर पर इनका उत्पादन होता है। और इनके जो कीड़े हैं वो आपको मई जून के समय में लगाया जाता है। और इससे फिर कई प्रकार के वन उत्पाद जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास के अंदर हम लोग वन रिपोर्ट को भी देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या क्या है, फॉरेस्ट के जो करेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो वन का सघनता के आधार पर भी वनों को 3 प्रकार में बांटा जाता है। तो मैं 5 मिनट में उसको भी रिकैप कर देता हूँ। जो सबसे पहला जो वन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अति सघन वन। अति सघन वन, सबसे ज़्यादा जो सघन वन होता है इन वनों को हम लोग क्या कहते हैं? अति सघन वन कहते हैं। अति सघन वन मतलब क्या होता है कि अत्यधिक उसकी जो सघनता है वो क्या है? अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो वन होता है
उसको हम लोग बोलते हैं मध्यम सघन वन, और तीसरा जो वन होता है जिसे हम लोग खुला वन कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के वन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अति सघन वन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मध्यम सघन वन, और तीसरे को बोलते हैं मध्यम सघन वन, और तीसरे को बोलते हैं खुला वन, और फोर्थ जो होता है उनको हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं। तो समझोगे, मैं आज फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट्स को हम लोग वन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा उस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कवर करेंगे। तो अति सघन वन का मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल एरिया है, इस एरिया में 70% से अधिक में अगर वनों का आच्छादन हो तो उसे हम लोग कौन सा वन कहते हैं? अति सघन वन कहते हैं। अगर उसी एरिया में 40% से अधिक और 70% से कम, 40% से अधिक होना चाहिए और 70% से कम वन का आच्छादन होगा तो उसे हम लोग मध्यम सघन वन कहते हैं। और यदि 10% से अधिक और 40% से कम वन का आच्छादन हो तो उसे हम लोग खुला वन कहते हैं। और अगर 10% से भी कम वन का आच्छादन हो तो उसे हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? झाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, तो 3-4 प्रकार से वनों का क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। अति सघन वन, मध्यम सघन वन, निम्न सघन वन और झाड़ियाँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और एग्ज़ाम में मात्र 49 दिन बचे हैं, पूरे तरीके से तन मन के साथ लगे रहिए, टेस्ट देते रहिए। अभी ये समय टेस्ट देने का है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, टेस्ट देंगे और पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।